हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए थे, वो भी गॉस की प्रमेय के अनुसार। आप लोगों ने देखा स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि गॉस की प्रमेय लगाते कैसे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए। तो सबसे पहले जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहाँ पे गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं काल्पनिक सुविधा के लिए। या तो बेलन खींचेंगे या तो गोला खींचेंगे। फिर उस पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे और उस छोटा सी क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लेंगे। फिर पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लेंगे, इसके लिए समाकलन करेंगे। और जैसे ही समाकलन करेंगे, समाकलन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर गॉस की प्रमेय लगाएंगे, Q/ε0 समीकरण 2 मानेंगे। और अगर Q की वैल्यू न दिया हो, जहाँ Q न दिया हो वहाँ पे Q को चेंज कर देंगे घनत्व के रूप में, ठीक है। उसके समीकरण 1 और 2 को बराबर कर लेंगे, ई को एक तरफ कर देंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी, ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम लोग नंबर 2 पढ़ते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में नंबर 2, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो हेडिंग है ये एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इस बार कह रहा है अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधा तार है, एक तार है जो अनंत लंबाई का है। तो जब अनंत लंबाई का हो गया तो उस पर कितना आवेश है ये नहीं पता है। अनंत लंबाई का तार है तो अनंत आवेश होगा। जब आवेश की मात्रा निश्चित ना हो तब हम घनत्व पे जाएंगे, ठीक है। और एक फिगर बनाते हैं, देखिए ऐसे। ठीक है, ये तार है अनंत लंबाई का, इधर भी माइनस अनंत, इधर प्लस अनंत। तार की लंबाई अनंत है, कहाँ तक है नहीं पता, ठीक है। हमने क्या किया, इस पर एक समान आवेश दिया। चलो हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक समान प्लस चार्ज। अनंत लंबाई का एक सीधा तार है जिसके ऊपर लंबाई कितनी है नहीं पता, नीचे लंबाई कितनी है नहीं पता। हमने उसके कुछ हिस्से को लिया है और आपको दिखाया है कि उसकी लंबाई में कुछ लंबाई लिया है और उसमें प्लस चार्ज को दिखाया है। मान सकते हैं इसको कि अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, ठीक है, जिसको आवेशित किया गया है। तो अगर आवेशित किया गया है तो इसका कुछ आवेश घनत्व होगा। तो अगर रेखीय तार है तो इसका आवेश घनत्व को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो मान लेते हैं, चलिए माना जाए क्या क्या किया गया है। तो माना अनंत लंबाई का एक तार है जिस पर एक समान, लिख देते हैं, जिस पर एक समान आवेश नहीं, हाँ एक समान तो आवेश दिया गया है, एक समान आवेश किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे एक समान आवेश घनत्व। यानी आवेश घनत्व जो है वो हर जगह एक समान है, क्योंकि कितना आवेश है नहीं पता है। तो मान लेते हैं एक समान आवेश घनत्व लैम्डा है, इतना हमने मान लिया। एक समान आवेश घनत्व लैम्डा मतलब कि अगर इसकी एकांक लंबाई लेंगे तो एकांक लंबाई में लैम्डा आवेश उपस्थित है। एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर में लैम्डा आवेश, तो 2 मीटर में 2 लैम्डा आवेश, 3 मीटर में 3 लैम्डा आवेश, तो L मीटर में L लैम्डा आवेश, ठीक है। चलो, तो अब हमने क्या किया कि इस तार के L हिस्से को लिया, ठीक है। इस तार का हमने ले लिया, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L है, ठीक है। और हमको यहाँ पे इस पॉइंट बिंदु P पर, ये एक पॉइंट है P, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तार के कारण जो अनंत लंबाई का है, हमको इस पॉइंट P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और तार की हमने लंबाई लिया है L, पूरी लंबाई अनंत है, उसमें से हमने L हिस्से को लिया है। अब सुनिए, हमको यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमको गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। गॉसियन पृष्ठ कौन सा खींचेंगे, गोला के बेलन खींचेंगे। क्यों, क्योंकि अगर गोला खींचेंगे तो गोला का ऐसे होगा ना, गोला का ऐसे होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि ये जो तार है, इसमें जो आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो कंघी जैसे होता है, जो गोल वाली कंघी होती है, कांटे जो निकले होते हैं वैसे होता है। इस दिशा में ऐसे सीधा होगा, आगे ऐसे सीधा होगा, पीछे भी ऐसे, पीछे भी सीधा होगा
मतलब कंघी, अगर ये कंघी है तो ऐसे नुकीला इधर भी निकला होगा ऐसे, ठीक है, एक समान ऐसे निकला होगा। तो इसके कारण अगर गोल खींचेंगे तो हर जगह थीटा की वैल्यू सेम नहीं होगी। जैसे एक हम आपको यहाँ बना के दिखा दें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह ऐसे होगी, वैद्युत बल लेखा ऐसे मिलेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पे गोल खींचेंगे तो कहीं एंगल कुछ और होगा। यहाँ पे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, एंगल कुछ और, तो हर जगह एंगल चेंज होता जाएगा, इसलिए गोल नहीं खींचेंगे हम लोग। कैसे खींचेंगे? बेलन खींचेंगे, और बेलन ऐसा खींचेंगे जो इस बिंदु P से होकर जाए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने R त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का, R त्रिज्या का और L लंबाई का, ये L लंबाई है ना, तो हमने L लंबाई लिया है। देखिए हमने एक बेलन खींच दिया, ऊपर थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, ज्यादा लग रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, R त्रिज्या का, यानी अगर यहाँ पे केंद्र है तो इसकी दूरी कितनी है R, और इस बेलन की लंबाई कितनी है L, ठीक है। हमने क्या किया, R त्रिज्या का तथा L लंबाई का एक बेलन खींचा, काल्पनिक बेलन खींचा है, तो ये हो गया गॉसियन पृष्ठ। इसको भी लिख लेते हैं, तार से कितनी दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो केंद्र से कितनी दूरी है, R दूरी है, तो तार से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या किया हमने, तो इसके लिए हमने किया है कि R त्रिज्या का तथा L लंबाई का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ कौन सा खींचा है, बेलन, ठीक है। तो इसके लिए लिख देंगे, इसके लिए R त्रिज्या व L लंबाई का, R त्रिज्या व L लंबाई का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ क्या खींचा गया, बेलन, कोष्ठक में लिख लेंगे, बेलन खींचा, ठीक है। R त्रिज्या तथा L लंबाई का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ हम लोग बेलन खींचे, ओके। अब बेलन खींचे तो क्या हुआ है, देखते हैं। अब हमको गॉस की प्रमेय में पहला स्टेप कर चुके हैं हम लोग, हमको अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पे निकालनी है तो हमें गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेलन खींच लिया, जो बिंदु P से होके जा रहा है वो R त्रिज्या और L लंबाई का है, ठीक है। अब हमने कहा है कि आवेश घनत्व तो लैम्डा है, देखिए आवेश घनत्व तो लैम्डा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर, आवेश घनत्व किसे कहते हैं, आवेश की मात्रा बटे में लंबाई। तो आवेश की मात्रा मान लेते हैं कि Q, L लंबाई पर Q आवेश उपस्थित है, L लंबाई में Q आवेश उपस्थित है, L लंबाई में कितना आवेश, Q आवेश उपस्थित है, तो एकांक लंबाई में कितना आवेश, Q बटे में L, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से, यानी हम लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर Q इंटू L होता है, ठीक है। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में लिखेंगे। क्योंकि लैम्डा बराबर होता है Q बटे में L, इसलिए Q बराबर क्या होगा, इसलिए Q बराबर होगा लैम्डा इंटू L, ठीक है। एक हमारा रिजल्ट निकल के आ गया कि Q बराबर लैम्डा इंटू L, क्योंकि हमको आवेश की मात्रा नहीं पता है कितना है, तो हम लोग उसको Q लैम्डा इंटू L जहाँ आएगा उसको लिख लेंगे। अब सुनिए हमको करना क्या है, अब हमको एक छोटा सा क्षेत्रफल लेना है और उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। स्टेप नंबर 2, तो यहाँ पे कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है और एक ऐसे राउंड वाला है, तो तीनों पृष्ठों से निकालेंगे। तो चलिए मान लेते हैं एक पृष्ठ यहाँ पे है, ठीक,
एक पृष्ठ यहाँ पे है ऊपर तरफ ऐसे, ऊपर वाले पृष्ठ पे, और एक पृष्ठ कहाँ है ऐसे नीचे है, ठीक है। 3 पृष्ठ लिया, तो अगर 3 पृष्ठ लिया तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? अगर यहाँ पे क्षेत्रफल लिया छोटा छोटा, तो क्षेत्रफल दिशा किधर होती है? तो तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इसकी बात करें तो ये तल है और तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी किधर होगी? नीचे की तरफ। अगर डीए मान लेते ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी डीए। यहाँ पे क्षेत्रफल दिशा किधर है? तो ये तल है और तल के लंबवत बाहर की ओर, तो बाहर ऊपर है ना, तो इसकी दिशा यहाँ पे ऊपर हो जाएगी डीए, और इसकी दिशा किधर होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर, यहाँ पे दिशा इसकी डायरेक्शन ये हो गई डीए, ठीक। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र देखते हैं कैसा होता है। तो तार के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़े हैं कि हमेशा ऐसे सीधा निकलता है, ऐसे सीधा निकलता है, इधर भी सीधा, सामने भी सीधा निकलेगा, पीछे भी सीधा निकलेगा, मतलब सीधा ही निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वैद्युत क्षेत्र ऐसे तिरछा जाएगा, नहीं, बिल्कुल कैसा जाता है? सीधा, चाहे इधर चाहे उधर, बिल्कुल सीधा, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ठीक है। तो इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, यहाँ के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी, ई की डायरेक्शन, वेक्टर ई की डायरेक्शन। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस दिशा में होगी ना, वेक्टर ई की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी? नंबर ऐसे। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो फिर से इस दिशा में होगी। तो दो जगह हमको दिखा, यहाँ पे वेक्टर ई और डीए के बीच कितने अंश का कोण बन गया? 90 अंश का। और यहाँ भी कितने अंश का कोण बन गया? 90 अंश का। यहाँ दोनों एक साथ हैं, दोनों एक ही दिशा में है, यानी 0 अंश का कोण बना, ठीक है। समझ रहे हैं कि ये मान लीजिए तार है, तो वैद्युत जो क्षेत्र रेखा होंगी या वैद्युत बल रेखा है वो ऐसी होंगी, सीधे ऐसे, सीधे सीधे ऐसे। तो अगर हम लोग क्षेत्रफल की दिशा ये पृष्ठ ले रहे हैं, क्षेत्रफल की दिशा ऊपर है, तो वैद्युत क्षेत्र तो हमेशा ऐसे होगा ना, तो दोनों के बीच कितने अंश का कोण बना? 0 अंश का। यहाँ पे 90 अंश का, सॉरी, यहाँ पे कितने अंश का बना? 90 अंश का। लेकिन अगर ये पिछला ऐसे बोल रहा था, यहाँ पे क्षेत्रफल दिशा ये है और वैद्युत बल रेखा भी इसी दिशा में, दोनों के बीच कितने अंश का कोण? 0 अंश का कोण। तो 3 पृष्ठ बना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और तीनों पृष्ठों पे छोटा छोटा क्षेत्रफल लिया, तो 2 जगह कोण 90 अंश मिला, एक जगह कोण 0 अंश मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं d∅1 है, वैद्युत फ्लक्स कितना है? d∅1, यहाँ वैद्युत फ्लक्स d∅2 और यहाँ वैद्युत फ्लक्स d∅3, ठीक है। 3 पृष्ठ है तो 3 वैद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे अब बेलन के प्रत्येक पृष्ठ, बेलन के प्रत्येक पृष्ठ, 3 पृष्ठ है तो हमने प्रत्येक पृष्ठ को लिया, पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया। सूक्ष्म क्षेत्रफल कौन सा लिया हमने? तो हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए लिया है। हर जगह एक समान लिया है क्षेत्रफल, हर जगह जो छोटा छोटा क्षेत्रफल लिया है डीए वो एक समान लिया है सूक्ष्म क्षेत्रफल, लेकिन अलग अलग पृष्ठ पे लिया है। डीए लिया खड़ी पाई, इसलिए d∅1 ये वाला, इसको हम d∅1 मान रहे हैं, तो d∅1 कितना होगा? तो आंसर है e dA, हटाओ वेक्टर, e dA cos कितना हो जाएगा? 0 अंश, e dA cos 0 अंश, cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो d∅1 होगा e dA, ठीक। इसी प्रकार अगर हम d∅2 लिखें तो d∅2 बराबर होगा e dA cos 90 अंश, यहाँ हो जाएगा 90 अंश का कोण, तो e dA cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान 0 होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी d∅2 0 हो गया, यानी इस छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0, यानी इस क्षेत्रफल से एक भी वैद्युत बल रेखा गुजर नहीं रही है। क्षेत्रफल ऐसे है और वैद्युत बल रेखा ऐसे निकल जा रही है, कोई इसके अंदर से नहीं आ रही है। नीचे भी क्षेत्रफल ऐसे है और वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है, कोई नीचे से नहीं जा रही है। इसी तरह से d∅3 व d∅2 हो गया, वह d∅3 अगर हम देखें तो d∅3 बराबर होगा फिर से e dA cos, अब देखो यहाँ पे अगर कोण लेना हो -90 अंश ले सकते हो, जैसे E से DA के बीच 90 अंश का कोण था, तो यहाँ से E से DA के बीच उल्टी दिशा में चला है तो -90 अंश, तो cos -90 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर cos -90 ले लें तो माइनस cos थीटा, ठीक है, cos -थीटा बराबर cos थीटा ही होता है, माइनस में नहीं होता है,
कॉस माइनस थीटा का कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस सर्वेंस फिर से मिलेगा, कॉस सर्वेंस समान 0, तो फिर से वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये हमको पता चल गया कि इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है, ये वाला छोटा सा। तो इस पृष्ठ पे कहीं से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य। यानी ये पृष्ठ से टोटल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, ये पृष्ठ से टोटल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। जो बचेगा तो यहाँ बचेगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसे लिखेंगे, इसलिए नेट वैद्युत फ्लक्स यानी टोटल वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा इसकी बात करें तो इसके लिए करते क्या है, समाकलन करते हैं। अगर नेट वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाएं, इसका समाकलन करेंगे, तीनों पृष्ठ है तो तीनों का समाकलन करेंगे, यानी डी फाई 1 का समाकलन एरिया के साथ प्लस समाकलन डी फाई 2 का एरिया के साथ और प्लस समाकलन डी फाई 3 का एरिया के साथ। ठीक है, समाकलन कर दिए। ठीक है, आप सुनिए, फाई ई बराबर इसको रखेंगे तो समाकलन ई डी ए हो जाएगा और प्लस ये 0 और प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वैल्यू कितनी है, डी फाई 2 की वैल्यू 0 है, डी फाई 3 की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये डी फाई 2 ही 0 हो गया, डी फाई 3 ही 0 हो गया। कुछ लोग सोचेंगे कि इसका कि समाकलन 0 डी एफ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी बताइए, समाकलन 0 डी एफ कितनी वैल्यू होगी। चलो, डी अपन डी एफ टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। डी अपन डी एफ टी की वैल्यू 0 हो गई, तो इंटीग्रेशन 0 डी एफ कितना होगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो 3, और 3 क्या है, कांस्टेंट है ना, 3 क्या है, कांस्टेंट है। 4 भी लिखते तब भी सही है, 5 लिखते तब भी सही है। तो अगर कभी ऐसा मिलेगा कि 0 और डीएक्स होगा, 0 के साथ डीएक्स होगा, यानी ये वाला 0, यहाँ कुछ भी हो, 0 एक हो 0 और यहाँ डीएक्स हो, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। यहाँ पे डी फाई 2 हमने किया है 0, यानी हम लोगों ने ये 0 नहीं किया बल्कि किसको 0 कर दिया, डीएक्स को 0 कर दिया है। ठीक है ना, तो जब ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, 0 होती है। यानी जब डीएक्स ही 0 हो जाए तो टोटल कितना हो जाता है 0, लेकिन अगर डीएक्स 0 नहीं होगा तो यहाँ अगर 0 है तो ये कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए कि हमने डी फाई 2 को ही 0 कर दिया है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है 0 लिखा है। कुछ लोग कहेंगे सर जी 0 का समाकलन करेंगे, यहाँ 0 रखे तो 0 का समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट मिलना चाहिए, लेकिन जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही तो 0 हो जा रहा है। अगर आप डीएक्स के सापेक्ष करते हैं तो मिलता है कुछ, लेकिन जब डीएक्स भी 0 हो जा रहा है तो वैल्यू टोटल 0 हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि समाकलन करने पे कांस्टेंट नहीं आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। ओके, यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग, ये 0 0 हो गया तो समाकलन करते फाई ई, तो फाई ई बराबर हो गया, ई कांस्टेंट होता है हर जगह, अगर दूरी आ रहा है तो हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, और समाकलन कर देंगे डीए का। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा के आपको आगे बता रहे हैं। ओके, चलिए तो देखिए हम लोगों ने फाई ई बराबर निकाल दिया है ई पृष्ठ समाकलन डीए, और पृष्ठ समाकलन कौन सा करना है, तो देखिए हम लोगों ने 3 पृष्ठ लिया था, एक बेलन बनाए थे ऐसे। ठीक है, समझने के लिए समझ लीजिए, एक बेलन बनाया था ऐसे, एक नीचे वाला पृष्ठ था, एक ऊपर वाला पृष्ठ था, और एक ये वाला पृष्ठ था। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अगर हाइट h है तो इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और सबको जोड़ देते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, और केवल इसको लेते हैं तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीए की वैल्यू लेनी है वो फाई 1 के कारण लेनी थी, और फाई 1 यहाँ पे है तो ये वाले कारण लेना है। ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, यानी इसको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, इसको लेना है। और इस बार लंबाई कितना लिया गया है, एल लिया गया है, तो 2 पाई आर एल होगा। समाकलन करेंगे उसका तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर एल। चलिए देखेंगे, फाई ई बराबर ई इंटू समाकलन कर देंगे तो कितना आएगा 2 पाई, त्रिज्या आर और ऊंचाई कितना लिया गया है एल लिया गया, तो 2 पाई आर एल हो गया। और जैसे ही ये आया इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 करेंगे, बताया गया आपको। और इसके बाद आप लगाएंगे गॉस की प्रमेय, लिखेंगे परंतु गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहता है कि वैद्युत फ्लक्स कितना होता है Q/ε0,
और जैसे इसको लिखेंगे फिर यहाँ देखेंगे क्या Q दिया है, आंसर है नहीं, आवेश की मात्रा नहीं दिया गया था बल्कि आवेश घनत्व दिया गया था। तो Q को हमने एक जगह चेंज किया था, तो लिखेंगे या करके पाई ई बराबर Q की जगह हम लोगों ने एक जगह लिखा था लैम्डा इंटू एल ब्रैकेट में, ठीक है, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही आएगा इसको क्या कर देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में हम लोगों ने निकाला कि वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना है, और समीकरण 2 में गॉस जी कहते हैं कि इतना है। तो दोनों अगर वैद्युत फ्लक्स है इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। देखेंगे समीकरण 1 बराबर 2 से, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर समीकरण 2 क्या है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एल से एल कट गया, बाएं तरफ भी एल है दाएं तरफ भी एल है, एल से एल कट गया, तो बचा क्या, जो बचा उसको लिख दें, बचा आपका E इंटू 2 पाई आर बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया। अब बताया गया है नियम में लिखवाया गया था कि E को एक तरफ मान लेते हैं बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा E बराबर 1 अपॉन, इसको इधर भेज दें तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को साथ लिखते हैं, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटे में कितना हो जाएगा आर, लैम्डा और बटे वाला इधर आ गया, एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ कर दिया तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो E बराबर होती है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जिसमें हम लोग अनंत विस्तार के एक समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे कितनी होती है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।